Hello guys, subscribe Chandramani IAS Academy and hit the bell for new updates. You can follow me on YouTube, Insta, Facebook, WhatsApp, Instagram, on website also. Share this video with your Facebook and WhatsApp friend. हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में देखेंगे बिहार के प्रमुख चित्रकला कौन कौन सी एकदम फेमस है। तो वह है पटना कलम शैली, मधुबनी पेंटिंग और मंजूषा शैली। ये सबसे फेमस है, तो एक एक करके इसको देखते हैं। पटना कलम शैली, इसको इंडो ब्रिटिश शैली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि इसका विकास मुगल दरबार तथा ब्रिटिश दरबार दोनों जगह हुआ था, और इस शैली पे मुगल शैली का भी छाप है और ब्रिटिश शैली का भी छाप है। साथ साथ जो स्थानीय शैली है उसका भी छाप है, इसलिए इसको इंडो ब्रिटिश शैली कहा जाता है। इसका विकास कहाँ हुआ? इसका विकास हुआ बिहार की राजधानी पटना के मंगलपुरा, लोधी, कटरा, मच्छरहट्टा, नित्यानंद का कुआं, दानापुर, दीवान मोहल्ला, ऐसे जगह है जहाँ पे पटना के आसपास इसका विकास हुआ। इसीलिए इसको पटना कलम शैली या पटना शैली भी कहते हैं। इसको पटना शैली भी कहा जाता है। 1707 के आसपास मुगल दरबार और ब्रिटिश दरबार में इसका विकास हुआ। मुगल शासक अकबर आपको पता है बहुत ही महान शासक थे। उनके अंदर नोहर और मनोहर ने वाटर कलर के साथ इसका शुरुआत किया था, पटना कलम शैली का। बाद में इस शैली का निर्माण इन्होंने किया था, नोहर और मनोहर ने। बाद में जब ये पटना शिफ्ट हो गया तो ये पटना शैली के रूप में जाना जाने लगा। बाद में जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया तो सारे कलाकार जिनको शाही प्रशय मिलता था वो वहाँ से भाग गए, पलायन कर गए और आके बस गए कहाँ? तो पटना में इस चित्रकला शैली का धीरे धीरे विकास होता गया और बाद में यह पटना कलम या पटना शैली के रूप में जाने लगी। इस शैली पर मुगल शाही शैली और ब्रिटिश शैली के साथ साथ स्थानीय शैली का भी प्रभाव है। ब्रिटिश काल की समाप्ति के बाद यह कला भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब सवाल है कि ये जो पटना कलम शैली है इसमें कौन से कलर का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस कलर का है? तो गहरा नीला कलर। आप लगभग पेंटिंग में गहरा नीला कलर देखोगे, जिसमें जैसे कोई औरत जो मछली बेच रही है उसका, कोई लोहार है, कोई कुल्हाड़ी चला रहा है, कोई कुम्हार है। इस तरह की पेंटिंग सामान्य जीवन से संबंधित पेंटिंग बनती थी और इसमें नीले कलर का तो बहुत यूज़ होता था, नीला, लाल। उसके बाद गहरा भूरा, हल्का पीला रंग, इन सब का प्रयोग किया जाता था। लेकिन नीला कलर तो आप लगभग हर पेंटिंग में देखोगे। अधिकांशतः इस शैली के ज़्यादातर जो कलाकार थे वो पुरुष थे, इसीलिए इसको पुरुषों की भी शैली कहा जाता है। ज़्यादातर इसको जो बनाने वाले थे वो मेल थे, इसीलिए इनको पुरुषों की शैली कहा जाता है। पटना शैली के तहत सामान्य जनजीवन से संबंधित चित्र बनाए जाते थे, जैसे कोई विशेष त्यौहार, विशेष व्यक्ति, जीव जंतु आदि। जैसे मछली का बनाया, जैसे कोई मार्केट लगी हुई है, कोई औरत सब्जी बेच रही है या कुछ बेच रही है, मछली काट रही है, घर में खाना बनाया जा रहा है, तो इस तरह की चीज़ों को इसके अंदर दिखाया जाता था। इस शैली के प्रारंभिक चित्रकार में सेवक राम का नाम आता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है सेवक राम के बारे में। उसके बाद हुलास लाल का नाम आता है। पटना कलम शैली के अधिकांश चित्र लघु चित्र की श्रेणी में आते हैं। छोटे छोटे चित्र बनते थे, छोटे, और अधिकांशतः यह कागज़ पे ही बनाए गए हैं। छोटे कागज़ पे चित्र बनाए जाते थे। कहीं हाथी दांत पे बनाए, हाथी दांत पे भी खास करके मुगल के टाइम में बने हैं। इस शैली के प्रमुख चित्रकार सेवक राम के अलावा जयराम दास, शिवदयाल लाल, श्याम लाल, राधे मोहन प्रसाद आदि थे। और ये राधे मोहन प्रसाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। राधे मोहन प्रसाद किस शैली से थे? तो पटना कलम शैली से थे, और इन्होंने ही बाद में पटना आर्ट कॉलेज की नींव रखी थी राधा मोहन प्रसाद ने। पटना कलम शैली के अंतिम प्रमुख चित्रकार, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अंतिम प्रमुख चित्रकार कौन? तो ईश्वरी प्रसाद वर्मा थे। इनके साथ ही पटना कलम शैली भी समाप्त हो गई। और अब देखते हैं पटना कलम शैली के महत्वपूर्ण चित्र। और इसे बनाया किसने? तो सबसे पहले शिवलाल ने बनाया है मुस्लिम निकाह चित्र, बहुत ही फेमस है। मुस्लिम के निकाह जो शादी होती है उसका चित्र है। यमुना प्रसाद द्वारा बेगमों के शराब खोड़ी का चित्र, शराब पीती हुई
राजघराने की औरतें। महादेव लाल के द्वारा निर्मित गांधारी का चित्र, माधोलाल द्वारा निर्मित रागिनी तोड़ी पर आधारित चित्र। तो ये सब मेन फेमस चित्र हैं। प्रमुख चित्रकार कौन थे? नौहर थे, मनोहर थे, सेवक राम, उल्लासलाल, जयराम, शिवदयाल लाल, श्यामल नंद, राधे मोहन प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद वर्मा। ईश्वरी प्रसाद वर्मा अंतिम थे, अंतिम मुख्य कलाकार थे जिनके साथ इस कला का भी समापन हो गया। राधे मोहन प्रसाद। मधुबनी चित्रकला, अब ये हो गया। अब देखते हैं मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला सिर्फ बिहार में ही नहीं, सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व स्तर पर फेमस है। और बहुत ही इसकी जो पेंटिंग होती है वो बहुत ही महंगी होती है। इसमें जितनी महीन पेंटिंग की जाती है उसकी कीमत उतनी ही बढ़ जाती है। छोटे छोटे पेंटिंग्स की कीमत हज़ारों में होती है। तो मधुबनी चित्रकला देखते हैं। इसको मिथिला चित्रकला भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह चित्रकला जो है मिथिलांचल क्षेत्र में ज़्यादा फेमस है। जैसे मधुबनी, दरभंगा, नेपाल तक के एरिया को यह कवर करता है। नेपाल में भी मधुबनी पेंटिंग बनती है क्योंकि नेपाल मिथिला से जुड़ा हुआ है। तो मिथिलांचल में बहुत ही लोकप्रिय है। देश विदेश में इसे अब ये जाने जाने लगा है। महिला चित्रकला, मिथिला नहीं, यहाँ मिथिला होना चाहिए। मिथिला चित्रकला मुख्यतः महिलाओं के द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसे महिलाओं की चित्र शैली कहते हैं। पटना के साथ क्या था कि उसके अधिकांश चित्रकार पुरुष थे, इसलिए पुरुष चित्र शैली कहते हैं। इसकी में जो अधिकांश चित्र बनाती है वो महिलाएं बनाती है और इसे महिलाओं की चित्र शैली कहते हैं। महिलाएं, पता है इसका जो चित्र होता है वो बिल्कुल टेढ़ा टाढ़ा होता है, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है मधुबनी चित्रकला का, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं पारंपरिक रूप से बनाती थी। कोई उसमें स्किल्ड नहीं थी, कोई बहुत ही मतलब स्केचिंग खींचने में माहिर नहीं थी। इसलिए इसका जो पेंटिंग होता है इसके अंदर ये कितनी महीनता से इसको बनाया जाता है वो देखा जाता है, ना कि नाक सीधा है कि नहीं, हाथ सीधा है कि नहीं, ये सब नहीं देखा जाता इसके अंदर। मिथिला कला की शुरुआत राम सीता के विवाह के दौरान महिला कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्रों से हुई और उसके बाद से ही मिथिला का ये जो मधुबनी पेंटिंग है वो चलता चला आया। पहले गांव घर में मिट्टी का हुआ करता था, तो मिट्टी के ऊपर चित्रकारी बनती थी। तो अब आप ही समझ लो कि मिट्टी के ऊपर कितनी बारीक बन सकती है। आरंभ में इस तरह के चित्र केवल दीवारों पे ही बनाए जाते थे, परंतु अब जब मांग बढ़ने लगी तो इसे कागज, कपड़े, कैनवास पर भी बनाए जा रहे हैं। तो अब ये तो बहुत ही फेमस हो चुका है। मधुबनी चित्रकला की खासियत यह है कि इसमें प्राकृतिक नेचुरल रंग का यूज़ किया जाता है। नेचुरल तरीके से रंगों को बनाया जाता है। अब तो आर्टिफिशियल रंग का यूज़ होता है, लेकिन जो इसकी मेन खासियत है वो नेचुरल कलर। इसीलिए कभी भी आप इसके अंदर आपको चटक कलर नहीं दिखेगा। मधुबनी पेंटिंग चटक नहीं होती, काफ़ी मैटी होती है। पीला रंग कैसे बनाया जाता है? तो गेंदा के फूल या हल्दी से, या गाय को कभी कभी आम या आम का पत्ता वत्ता खिला के उसके मूत्र से भी बनाया जाता है। नीला रंग बनाया जाता है नील से। लाल रंग गेरू से बनाया जाता है। बैंगनी रंग घोंघे से बनाया जाता है। पीला रंग गाय को आम पत्र खिला के उसके मूत्र से भी। हरा रंग सेम जो बिकता है मार्केट में उसके पत्ते से। नारंगी रंग हर श्रृंगार के फूल के डंठल और कुसुम के फूल से बनाया जाता है। सफ़ेद रंग चावल का चूर्ण से बनाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग की विशेषता ये है कि यह बिल्कुल सपाट होती है। यहाँ 3D और 2D का कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल सपाट बनाया जाता है और अंदर ना कोई शेड दी जाती है, ना कोई खाली स्थान छोड़ा जाता है। इट मीन्स कि अंदर में आपको कहीं गैप नहीं दिखेगा, हर जगह पेंट किया होता है। वो सफ़ेदी पेंट क्यों ना हो, लेकिन पेंट होगा। ऐसा नहीं कि आप पेपर पे बनाओगे तो बीच का जगह खाली होगा, नहीं, वो भी कलर किया जाता है। और कोई शेड नहीं होती, कोई 3D 2D नहीं होता। मधुबनी चित्र शैली दो तरह से बनती है। पहला भित्ति चित्र होता है और दूसरा आड़ीपन होता है। भित्ति चित्र भी 3 तरह की होती है। गोसाई घर, हर घर में एक पूजा का घर होता था, तो उस पूजा के घर को गोसाई घर कहते थे। एक होता था कोहबर घर या कोहबर घर की कोनिया या कोहबर घर कहते हैं जहाँ जो नए शादीशुदा जोड़े होते हैं जिस घर में रहते हैं उसको कहा जाता है। तो वो घर और उसके घर का कोई कोना, तो ये 3 जगह पे अलग अलग चित्र बनाए जाते हैं। अगर गोसाई घर में चित्र बन रहा है तो धार्मिक चित्रों की बहुलता होगी, लेकिन यदि कोहबर घर या कोहबर घर की कोनिया में चित्र बन रहा है तो कामुक प्रकृति की होती थी। उसमें पेड़ पौधे पशु पक्षियों का यूज सांकेतिक रूप से कामुकता को दिखाने के लिए किया जाता था, जैसे बांस वंश वृद्धि के लिए।
केला मांसलता के लिए, मछली कामोत्तेजना के लिए, तोता काम वाहन, हाथी घोड़ा इस बार, इस तरह से ये अलग अलग चीज़ों का प्रतीक होता था। मधुबनी चित्र शैली का दूसरा प्रकार अड़ीपन है। एक हमने अभी देख लिया, अब ये देखना है अड़ीपन। तो भित्ति चित्र से अलग अड़ीपन जो होता था वो आंगन या चौखट में बनता था। आंगन में या चौखट के पास जमीन पे बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए मेन चावल को अलग अलग रंगों में रंगा जाता है, उसी चावल से इसको बनाया जाता था। अड़ीपन में फूल, पेड़ पौधे, तांत्रिक प्रतीक, देवी देवता, स्वास्तिक, दीप, किसी भी तरह का चित्र बनाया जा सकता है। मधुबनी चित्रकला को जयंती जनता एक्सप्रेस और अन्य रेलगाड़ी में लगाया गया, जिससे इसकी लोकप्रियता बढ़ गई। उसके बाद ये बहुत ही फेमस हो गया और मधुबनी चित्रकला मुख्यतः मधुबनी, भवानीपुर, रैयाम, लहरियागंज, जितरपुर आदि में बनाया जाता है। शशिकला देवी की प्रदर्शनी इंपॉर्टेंट है। शशिकला देवी की प्रदर्शनी जापान में हो चुकी है। जापान के तोकमाची नगर में मिथिला चित्रकला के लिए संग्रहालय भी बनाया गया। एक बहुत बड़ी बात है कि मिथिला पेंटिंग के लिए संग्रहालय बनाया जापान के तोकमाची नगर में। मधुबनी चित्रकला के महान कलाकार में गंगा देवी बहुत ही फेमस है, जो रसीदपुर मधुबनी की है। इसके अलावा हीरा देवी, आशा देवी, शांति देवी, भगवती देवी, महासुंदरी देवी, नीलू यादव, भारती, बहुत सारी हैं। शशिकला देवी बहुत ही फेमस है। अभी अभी का न्यूज़ है, बीपीएससी के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी रेलवे स्टेशन बहुत ही गंदा रेलवे स्टेशन का दर्जा लिया था जब रैंकिंग हुई थी, तो अब तो बहुत ऊपर आ गया। तो मधुबनी रेलवे स्टेशन में 10,000 स्क्वायर फीट में मिथिला पेंटिंग की कलाकृति की गई है और यह जो मिथिला पेंटिंग बनाया गया है यह पूरी तरह से, इसके लिए कोई फ़ी पे नहीं किया गया है। जो भी मिथिला पेंटिंग जानते थे वो समूह बना के आए और अपने अपने अकॉर्डिंग मिथिला पेंटिंग को उन्होंने बनाया है और यह वर्ल्ड में एक रिकॉर्ड है। इतना लंबा मिथिला पेंटिंग, इतना लंबा मिथिला पेंटिंग ही नहीं, कोई भी पेंटिंग। तो ये हो गए मिथिला पेंटिंग से रिलेटेड। अब देखते हैं मंजूषा शैली। मंजूषा शैली क्या है, क्वेश्चन पूछते हैं इससे भी। मंजूषा शैली कहाँ है, तो पहला भागलपुर के आसपास यह फेमस है। भागलपुर के आसपास मुख्यतः क्या होता है, मंजूषा मतलब एक बॉक्स जैसा होता है, उसको कहते हैं। यह मुख्यतः सनई 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 क्या कहें, सनई जूट का जो डंठल होता है ना, उसको सनई कहते हैं सर। एक वाइट कलर का डंटा होता है, उसको कहते हैं। उससे बनी मंदिर जैसी मंजूषा पर इसे बनाया जाता है। मंदिर जैसी मंजूषा पर इसे बनाया जाता है। और मंजूषा शैली में मुख्यतः किसके चित्रों का वर्णन होता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए आप ध्यान रखेंगे इसको। बिहुला बिसहड़ी के लोक कथाओं से वर्णित चित्रों को कूचियों के द्वारा बनाया जाता है। कूचियों के द्वारा बनाया जाता है, कूची बना के, कूची के लकड़ी को थोड़ा सा साइड से दबा हुआ के उसके बाद उससे बनता है। श्रीमती चक्रवर्ती देवी, ये एकदम ही दिमाग के अंदर डाल दो। श्रीमती चक्रवर्ती देवी शैली की प्रमुख चित्रकार हैं। मंजूषा शैली की विशेषता क्या है? अच्छा, कमाल की बात है कि इस शैली में जो भी पेंटिंग बनेगी, आप देखोगे उस पेंटिंग का आपको सिर्फ बायां भाग ही दिखेगा, दाहिना भाग नहीं दिखता। तो हमेशा बायां भाग ही चित्रित किया जाता है, दाहिना भाग नहीं किया जाता। अब वर्तमान में मधुबनी पेंटिंग की तरह इसको भी वर्ल्ड लेवल पे विश्व स्तरीय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए भागलपुर के सार्वजनिक स्थान जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या वहाँ के जो भी भवन है उसमें मंजूषा पेंटिंग की जा रही है, फ्री में की जा रही है। जो वहाँ पे है कलाकार वो लोग कर रहे हैं। इसके अलावा मंजूषा चित्रकला में मुख्यतः क्या था, तो बिहुला बिसहड़ी की कथाओं का वर्णन किया जाता था। अब इसके विषय को बढ़ाया जा रहा है। महात्मा गांधी, नरेगा, यानी यहाँ पे जो जन सामान्य के विषय है उसको भी उठाया जा रहा है। तो अब धीरे धीरे इसका एरिया भी बढ़ेगा। तो ये हो गया मंजूषा। एक है सांझी कला शैली। ये सांझी कला शैली पूरी तरह से बिहार का नहीं है, ये एक्चुअली है उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का, उत्तर प्रदेश का ब्रज रानी राधा, तो ब्रज क्षेत्र का प्रचलित शैली है ये। इसमें ब्रज के अलावा पटना के आसपास भी यह करीब 5 दशकों से ज़्यादा से प्रचलित है। इस शैली के अंतर्गत कुछ नहीं, अल्पना, रंगोली, अड़ीपन, इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं और इसमें चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक्चुअली वहाँ ये है ही नहीं बिहार का, ये तो ब्रज क्षेत्र का है, वहाँ से ये बिहार में आया है। तो ये था चित्र शैली और इससे क्वेश्चन पूछता है बिहार, इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा 64वीं में भी। आप इसको अच्छे से कर लो।